राधा की सास को पैसे का बहुत ज्यादा ही घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। नौकरों को हमेशा डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती थी। कुछ दिनों बाद राधा के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए राधा बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे, इतना बन ठन कर बहुरानी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देखो झोला उठाकर निकल पड़ती हो। टोक दिया ना माँ जी मुझे, आपकी यही आदत सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ, पता है ना मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ, और क्या लूंगी? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता नहीं है, 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ तो। राधा की सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो राधा से कहती है, अच्छा साड़ी लेने? सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में, सास जो ठहरी। राधा मुंह बनाते हुए बोली, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को राधा घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से। सास अपनी साड़ी देखती है और राधा को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि राधा की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई है और मेरे लिए ये? तू तो रहने ही दे राधा, मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। राधा की सास तुरंत ही बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को राधा की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में चली जाती हैं, जहां सभी राधा की सास का मजाक बनाने लगती हैं। अरे वाह, सफेद बाल पे लाल साड़ी बहुत जच रही है। राधा को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और सास के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन राधा का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चमक रहा होता है और वो ऑफ शोल्डर होता है। राधा वही गाउन पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है। उसे उस गाउन में उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती है। राधा की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती और कमरे से ही राधा को आवाज देती है, राधा, अरे ओ राधा, अरे कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। राधा सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की ये हालत देखकर हैरान रह जाती है और फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस भी करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे थोड़ा सा खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने के लिए जा रही हूँ। राधा अपनी सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी राधा की सहेली उससे मिलने के लिए आ जाती है, उसे सारी बात बताती है। राधा की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। शाम को सास वापस आती है तो देखती है कि राधा एक लंबी सी हील वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। राधा कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। राधा की सास अगले ही दिन वैसी ही सैंडल ले आती है और पहन लेती है। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से फिसलकर नीचे गिर पड़ती है और चिल्लाने लगती है, हाय मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ मुझे बचाओ। राधा जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने, पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और ना जाने कितने टांके लगेंगे।
अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है। तो बस डॉक्टर को बुला दे, मैं कभी भी तेरी नकल नहीं करूंगी। उम्र के हिसाब से ही पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ बहू। उस दिन के बाद से राधा की सास बिल्कुल सुधर जाती है और वो अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनने लगती है। फिर वो दोनों सास बहू हंसी खुशी से रहने लगती है। बिना आँखों वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में नैना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जन्म से ही अंधी थी, इसीलिए वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मेरी आंखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? माँ, क्या आप दोनों को मैं कभी नहीं देख पाऊंगी? इस दुनिया को भी कभी नहीं देख पाऊंगी? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तेरे पिता ने शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना, बस एक बार तेरे लिए आंखें मिल जाएं, तब तू भी दुनिया देखेगी बेटी। तेरे पिता तो आज भी डॉक्टर से मिलने शहर ही गए हैं। तभी नैना के पिता सुंदरलाल घर लौटते हैं। अरे नैना की माँ, कहाँ हो? अरे नैना बेटी, तुम कहाँ हो? आज मैं बहुत खुश हूँ, मन करता है पूरी दुनिया सिर पे उठा लूं। अरे अरे, ऐसा भी क्या हुआ कि तुम इतना खुश हुए जा रहे हो? क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली नैना की माँ, हमें कल ही शहर जाना होगा। डॉक्टर ने आंखें ढूंढ ली है, अब नैना भी दुनिया देख पाएगी। क्या सच में पिताजी, मैं आपको और इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह तीनों शहर चले जाते हैं और नैना का ऑपरेशन भी हो जाता है। नैना बेटी, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। बस कुछ ही मिनटों में तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, तब तुम भी दुनिया देख पाओगी। अच्छा बेटी, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। उसके बाद डॉक्टर नैना की पट्टी खोल देता है। फिर नैना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर नैना डर जाती है और चीख पड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। हे भगवान, इतना डरावना चेहरा, कौन है ये? तभी वहाँ नैना का पिता आ जाता है और कहता है, मैं तो तेरा पिता हूँ बेटी, तूने किसको देखा? कुछ नहीं पिताजी, शायद मेरी कोई गलतफहमी थी। अस्पताल से घर आने के बाद नैना को अक्सर वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। इस वजह से वो बहुत डरी हुई सी रहती थी, पर नैना ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन नैना की हालत देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे होते हुए कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं आ सकता। सारे भूत प्रेत मुझसे डरकर दूर भागते हैं और कोई कोई तो मेरे सामने राम की भीख मांगता है। बाबा, आप अपनी बड़ाई करना बंद कीजिए और हमारी परेशानी का हल निकालिए। जल्दी से ध्यान लगाइए और बताइए मेरी बेटी इतनी डरी हुई क्यों रहती है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर तांत्रिक ध्यान लगाकर देखने की कोशिश करता है कि कारण क्या है, लेकिन कुछ समय ध्यान लगाने के बाद तांत्रिक खुद भी डर जाता है। अरे, मुझे तो तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया लग रहा है। ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसका। अगर मैं कुछ देर यहाँ और रहा तो ये मुझे भी मार डालेगी। ये कहकर तांत्रिक तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। उसी रात नैना अपने कमरे में सो रही थी, तब वो चुड़ैल वहाँ आती है और नैना को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर नैना नींद से जाग जाती है और चुड़ैल को सामने देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम? तुम अस्पताल से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? मैं हर जगह जाऊंगी, तू मुझे मेरी आंखें वापस कर दे। तुम्हारी आंखें? पर ये आंख तो मुझे डॉक्टर साहब ने लगाया है। ये मेरी ही आंखें थी, लेकिन अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और तुम चुड़ैल कैसे बनी? एक दिन शाम को घर लौटते समय कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और जब मैं अपनी जान बचाकर भागने लगी तो उन्होंने एक भारी चीज से मुझे मार के घायल कर दिया और मुझे मरा समझ के भाग गया। लेकिन मैं जिंदा थी। कुछ भले लोग मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई। तब डॉक्टर ने मेरी आंखें तुम्हें दे दी। अब मुझे उन दोनों गुंडों से बदला लेने के लिए और सच का पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए।
आपके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। बोलिए, आप मुझसे क्या चाहती है? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। उसके बाद चुड़ैल नैना के शरीर में घुस जाती है। फिर वो नैना के शरीर के साथ वहाँ से उड़कर पंकज नाम के गुंडे के घर के सामने रुकती है और दरवाजा खटखटाकर पंकज को बुलाने लगती है। पंकज, ओ पंकज, बाहर आओ, जल्दी दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर पंकज जल्दी से बाहर आता है और नैना को देखकर खुश हो जाता है। एक अकेली लड़की, वो भी मेरे घर आई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। अब ऐसे ही देखते रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? हाँ हाँ जरूर, आप अंदर आइए। घर के अंदर आते ही चुड़ैल नैना के शरीर से बाहर आ जाती है। ये देखकर पंकज डर जाता है। शिवानी, तुम जिंदा कैसे हो गई? सही पहचाना, मैं शिवानी ही हूँ। अब जल्दी से बता, तूने और तेरे दोस्त ने मिलकर मुझे क्यों मार डाला? तू तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं था। ये तो तुम्हें जग्गू ही बता सकता है, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मुझे जग्गू कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो वापस नैना के शरीर में चली जाती है और गला दबाकर पंकज को मार डालती है। एक तो गया, अब दूसरे की बारी है। उसके बाद चुड़ैल जग्गू के घर जाती है। जग्गू उस रात घर के बाहर आंगन में ही सो रहा था। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देती है। जग्गू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो जमीन से उठकर नैना को सामने देखता है। ये लड़की कौन है तू, और तूने मुझे क्यों उठाकर पटका? तभी चुड़ैल नैना के शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर जग्गू के होश उड़ जाते हैं। तुझे तो हमने मार डाला था, मुझे माफ कर दे। बकवास बंद कर और बता किसके कहने पर तूने मुझे मारा। सच बोलेगा तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। सच में तो मुझे छोड़ दोगी? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है शिवानी। तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे, वही तुमको मारना चाहता था। ये सुनकर नैना बोल पड़ती है। चुड़ैल जी, किसी को जिंदा मत छोड़ना, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। चुड़ैल फिर नैना के शरीर में प्रवेश कर जाती है और जग्गू को हवा में ऊपर उठाकर ऊंचाई से छोड़ देती है। जग्गू नीचे गिरकर मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल नैना के शरीर से बाहर आती है और बहुत रोने लगती है। अपने पति से मैं बहुत प्यार करती थी। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन चुड़ैल जी, आपके पति ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि आखिर उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया और उससे बदला भी लेना चाहिए आपको। उसके बाद चुड़ैल अपने पति के घर जाती है और देखती है कि उसका पति एक लड़की के साथ बैठा है। देखा डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और शिवानी का सारा पैसा अब हमारा है। अब हम खुशी खुशी मजे से रहेंगे। आराम से और खुशी से तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। और रही बात मजे की, तो वो तुम मेरे साथ भूत बनने के बाद करोगे। शिवानी, तुम मुझे माफ कर दो शिवानी। मैं तो इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। मैं आज भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। चुड़ैल के पति की बात सुनकर वो लड़की डर जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसी का किया धरा है। मुझे घर जाने दीजिए। सुन सूरज, अब मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मारा, अब वो भी तुझे छोड़कर जा रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल सूरज का गर्दन उखाड़कर फेंक देती है और लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुझे कैसे माफ कर दूं? सारी समस्या की जड़ तो तू ही है। तुझे पता था कि ये शादीशुदा है, तब भी तू इसके पास आई, और जब उसने मुझे मारने का प्लान बनाया तो तूने कुछ नहीं कहा। अब तुझे भी इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरी जान नहीं लूंगी। तुझे पता है, एक लड़की सच्चे मन से अपने पति पर विश्वास करती है। किसी भी पति को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है। लड़की का चेहरा खराब हो जाता है और लड़की वहाँ से भाग जाती है। तब चुड़ैल नैना से कहती है, नैना, तूने मेरी बहुत मदद की है। ये आंखें अब तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो। फिर चुड़ैल नैना को उसके घर पहुंचाकर वहां से गायब हो जाती है।
इस तरह अंधी चुड़ैल का बदला पूरा होता है। किसी गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा ने अब तक शादी नहीं की थी और वो अकेली ही रहती थी। एक दिन राधा अपने पड़ोस में रहने वाली मीनू से कहती है, मीनू, मैं बाजार जा रही हूँ, तू भी जाएगी क्या? नहीं, मेरे घर में सब्जियां हैं, इसलिए आज मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मेरे घर का ध्यान रखियो। तुझे तो पता ही है, आजकल गांव में चोरियां ज्यादा होने लगी है। हाँ तू जा, मैं यहीं अपने घर के बाहर बैठकर स्वेटर बुन रही हूँ, तो तेरे घर का भी ध्यान रखूंगी। उसके बाद राधा बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त राधा को 3 छोटी छोटी लड़कियां सड़क पर बैठकर रोती हुई नजर आती है। एक लड़की 3 साल की थी, दूसरी 2 साल की और सबसे छोटी वाली तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। अरे, ये इतनी छोटी छोटी लड़कियां यहाँ सड़क पर बैठकर क्यों रो रही हैं? इन्हें तो बोलना भी नहीं आता होगा। एक काम करती हूँ, इन्हें अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती हूँ। इतना सोचकर राधा तीनों को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। राधा के साथ 3 बच्चियों को देखकर मीनू बोलती है, ये क्या राधा, ये तीनों बच्चे तुझे कहाँ मिले? मैं बाजार से आ रही थी, तभी ये तीनों मुझे सड़क के कोने पर रोते हुए नजर आईं। मैंने सोचा कि इन्हें अपने साथ घर ले आऊं। तू पागल हो गई है? अनाथ बच्चे होंगे, जाकर अनाथ आश्रम में रखा। नहीं मीनू, ये बच्चियां मुझे मिली हैं और मैं इन्हें अनाथ आश्रम में रखकर नहीं आऊंगी। हो सकता है कि ये तीनों मुझे मिले हैं, तो इसका मतलब भगवान भी यही चाहता है कि इनका पालन पोषण मैं करूं। देख ले, तेरी मर्जी, जो तुझे ठीक लगे कर। इस तरह राधा तीनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले आती है। राधा घर के अंदर जाकर तीनों बच्चियों के सामने बोलती है, ये है सबसे बड़ी, इसका नाम अनाया रखूंगी। दूसरी वाली का नाम अनुष्का रखूंगी और ये तीसरी वाली सबसे छोटी, इसका नाम अनन्या रखूंगी। इस तरह राधा तीनों का नाम रख देती है। राधा तीनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और तीनों बच्चियां बड़ी हो जाती है। उन तीनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि राधा उनकी असली माँ नहीं है। तीनों अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी और राधा भी उन तीनों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन राधा को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। उसकी तीनों बेटियां उसके पास आती है। माँ, ये लो दवाई खा लो, अब आपको कहीं बाहर काम करने जाने की जरूरत नहीं है। आखिर हम तीनों आपके कब काम आएंगे? हाँ माँ, अब आप घर में बैठकर आराम करोगी और हम दोनों काम करने जाएंगे। लेकिन तुम तीनों अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो बाहर जाकर काम कर पाओ। तुम्हें तो कोई काम भी नहीं देगा। तो क्या हो गया, कहीं न कहीं तो काम मिल ही जाएगा। अब बस हमने कह दिया ना, आप बाहर काम करने नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। दीदी, मैं भी आप दोनों के साथ बाहर काम करने जाऊंगी। नहीं अनन्या, तुम घर में रहकर माँ का ख्याल रखना, बाहर का काम हम दोनों कर लेंगे। उसके बाद उसी वक्त अनाया और अनुष्का काम ढूंढने बाहर जाती है। दोनों को कोई भी बाहर काम नहीं देता। दीदी, माँ सच कह रही थी, हमें तो किसी ने काम ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे, अभी घर चलते हैं। उसके बाद दोनों घर वापस आने लगते हैं। तभी दोनों को एक जख्मी खरगोश नजर आता है। देखो दीदी, ये खरगोश तो बहुत जख्मी है। चलो हम इसे अपने साथ घर ले जाते हैं और वहाँ इसका इलाज करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें खरगोश को अपने साथ घर लेकर जाती है। दोनों बहनें खरगोश का इलाज प्राकृतिक औषधि से करती है। वे सभी खरगोश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में खरगोश पहले की तरह उछलने कूदने लगता है। देखो दीदी, हमारा खरगोश भाग रहा है। कोई बात नहीं अनन्या, उसे जाने दो। भला वो हमारे साथ इस 4 दीवारी में क्या करेगा, उसे तो खुली हवा में रहने की आदत है। थोड़ी देर बाद तीनों बहनें अपने घर के अंदर चली जाती हैं। कुछ घंटों बाद तीनों को बाहर गमला गिरने की आवाज आती है। तभी तीनों बाहर आती हैं और देखती हैं कि खरगोश वापस आ गया है।
दीदी ये देखो, हमारा खरगोश वापस आ गया है। लगता है ये हमारे बिना नहीं रह पाया, तभी वापस आ गया है। इसे भूख लगी होगी, चलो इसे गाजर खिलाते हैं। उसके बाद तीनों बहनें खरगोश को गाजर खिलाती हैं, लेकिन वो खरगोश कुछ नहीं खा रहा था। क्या हुआ खरगोश, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तभी फिर से खरगोश भागने लगता है। हमें इस खरगोश के पीछे चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। उसके बाद तीनों बहनें खरगोश के पीछे भागने लगती हैं। भागते भागते तीनों घने जंगल में पहुंच जाती है। दीदी ये जंगल तो बहुत डरावना है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आखिर ये खरगोश हमें यहाँ लेकर क्यों आया? मुझे तो लग रहा है ये खरगोश कोई भूत है। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। पता नहीं क्यों हम यहाँ तक आए। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अनुष्का, लेकिन दीदी मुझे तो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। अब हम डरावने जंगल से बाहर कैसे जाएंगे? लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। उसके बाद तीनों बहनें वहाँ से जाने लगती है। तभी खरगोश वहाँ आती है और परी के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। सच में हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हो तो धोखे से यहाँ लेकर क्यों आई हो? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं परी देश की परी हूँ और परी कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती। आप हमें किससे मिलवाना चाहती हैं? तुम तीनों बहनें मेरे साथ मेरे परी देश चलो। उसके बाद तीनों बहनें परी के साथ परी के देश जाती हैं। वहाँ वो परी तीनों बहनों को रानी परी के पास लेकर जाती है। रानी परी जी, ये तीनों लड़कियाँ हमारी मदद जरूर करेंगी। उसके बाद रानी परी तीनों बहनों से कहती है, सुनो लड़कियों, पृथ्वीलोक में एक डायन रहती है जिसके पास मेरी जादुई छड़ी है। अगर उस डायन ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी तो ये परी देश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डायन से जादुई छड़ी वापस लेने में मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। लेकिन हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? दरअसल उस डायन ने अपने गुफा में ऐसा जादू कर रखा है कि कोई भी परी उसके गुफा में नहीं जा सकती है। तुम तीनों इंसान हो, इसलिए तुम उसके गुफा के अंदर जा सकते हो। तीनों बहनें रानी परी की मदद के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद तीनों बहनें जिस परी के साथ परी देश आई थी उसी के साथ डायन की गुफा के बाहर जाती है। वहां पहुंचकर अनाया परी से बोलती है, परी ये डायन तो बहुत शक्तिशाली होगी, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम रानी परी की जादुई छड़ी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे घर छोड़ दे। मैं अपने घर से लाल मिर्च लाऊंगी और लाल मिर्च में डायन की आंखों में डालकर रानी परी की जादुई छड़ी ले आऊंगी। परी को अनाया की तरकीब अच्छी लगती है। उसके बाद अनाया और उसकी दोनों बहनें लाल मिर्च लेकर डायन की गुफा के अंदर जाती हैं। तीनों बहनें डायन की आंखों में लाल मिर्ची झोंककर परी की जादुई छड़ी ले आती है। तीनों बहनों के पीछे पीछे डायन अपने गुफा के बाहर आ जाती है। मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तभी उसी वक्त रानी परी प्रकट हो जाती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से डायन का खात्मा कर देती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से 3 लहंगे का घर प्रकट करती है। तुम तीनों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये लहंगे का घर देना चाहती हूँ। तुम इसी जंगल में इन तीनों लहंगे के घर में रहना, ताकि किसी की नजर लहंगे के घर पर ना जाए। ये तीनों लहंगे के घर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और ये तुम्हें इस घने जंगल में सुरक्षित रखेगी। उसके बाद रानी परी और उसकी परी सहेली दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तीनों बहनें अपने घर वापस आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, चलो माँ, अब हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन बेटी, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? परी के जादुई 3 लहंगे के घर में। परी ने कहा है कि वो हमारी सारी इच्छा पूरी करेंगे
और हम वहाँ हंसी खुशी रह सकते हैं। लेकिन मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत महीनों से तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या बताना चाहती हो आप हमें? दरअसल तुम तीनों मेरी असली बेटियां नहीं हो। तुम मुझे सड़क के कोने पर मिली थी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता हो, इसलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। अब ये जानकर तुम तीनों मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं? नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? चाहे आपने हमें पैदा ना किया हो, लेकिन आपने हमें पाला है और इतना प्यार दिया है। हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद तीनों बहनें राधा को गले से लगा लेती हैं। चलो अब जल्दी से जादुई तीनों लहंगों के घर चलते हैं। मुझे लहंगे के घर को अंदर से देखना है। उसके बाद तीनों बहनें अपनी माँ के साथ लहंगे के घर में जाती हैं। सबसे पहले वाला लहंगे का घर बहुत ही आलीशान था, जहाँ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की सारी चीज थी। दूसरे लहंगे के घर में बहुत सारे रुपए पैसे थे। सबसे तीसरे वाले लहंगे के घर में जाकर वे लोग जो चाहे खाने को मांग सकते थे। इस तरह उस दिन से वे सभी जादुई तीनों लहंगों के घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।